नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम एडीएचडी, विशेष रूप से गंभीर एडीएचडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इस विशेष प्रकार के एडीएचडी के कारण उस स्थिति के बारे में बात करेंगे जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि जिसके पास यह है वह इस तरह की समस्या से कैसे निपटता है। हम उसकी मनः स्थिति की चर्चा करेंगे, जो गलतियां वह कर रहा है जब वह इसे साफ कर रहा है, और जो अच्छी बातें वह कर रहा है जब वह इस पूरी तरह से नष्ट हुए गैरेज को साफ कर रहा है। तो चलिए इस बात को कहकर शुरुआत करते हैं कि यह मेरे बेटे का गैरेज है। यह जेसन का गैरेज है और जेसन को गंभीर एडीएचडी है। इस वीडियो को बनाने से 1 साल और 4 महीने पहले मैंने और मेरे तीनों बच्चों ने इस गैरेज को साफ किया था, जो मूल रूप से इसी अवस्था में था। अगले वर्ष के दौरान यह फिर से भरते गया और भी बुरा होता गया, जब तक कि हमें पिछले वर्ष किए गए काम को फिर से करने के लिए एक 40 यार्ड डंपस्टर किराए पर लेना पड़ा। अब मुझे यह घोषणा करना भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं करूंगा। सभी एडीएचडी लोगों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। कई लोग हैं जिनके पास गंभीर एडीएचडी है, जिनके घर पूरी तरह से साफ सुथरे रहते हैं। उन्हें अपने काम करने में और कचरा बाहर ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हर बार जब मैं इस तरह का वीडियो करता हूं और मैं गंभीर एडीएचडी रखने वाले लोगों के बारे में सामान्य रूप से बात करता हूं, तो हमेशा कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में उभरते हैं कि मैंने यह उल्लेख नहीं किया कि सभी एडीएचडी लोग ऐसे नहीं होते। मेरा मतलब है, यह एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने अपने बच्चों को 8 साल की उम्र में सिखाया था, इसलिए मैं नहीं समझता था कि मुझे इसका उल्लेख करना पड़ेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से मुझे करना पड़ा। तो वहां इसका उल्लेख किया गया है, इसे स्वीकार करो। तो आइए बात करते हैं कि यह फिर से इस स्थिति में कैसे आ गया, क्योंकि यह असल में महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग समझते हैं कि यह इतना बुरा कैसे हो सकता है, और मुझे लगता है कि वे इसे इस तरह से देखते हैं। ठीक है, हमने गैरेज साफ कर दिया है और अब 1 महीने बाद यह इसे फिर से इतना बुरा हो गया है, जबकि असल में यह हकीकत नहीं है। एक गैरेज रातों रात इतना बुरा नहीं होता, इसे समय लगता है। यह 1 साल के दौरान हुआ है, और मूल रूप से यह इस तरह से शुरू होता है कि जिनके पास एडीएचडी है वे छोटी चीजों को भूल जाते हैं, जैसे चलो कचरे को गली में ले चलें, क्योंकि वे इसे कल सुबह ले जाने वाले हैं। तो वे उसे 1 सप्ताह भूल जाते हैं, और जब सप्ताह का अंत आता है तो उनका कचरा भर जाता है, इसलिए उन्हें कहीं थैलियों को रखना पड़ता है। तो वे बस सोचते हैं, ठीक है, मैं इसे गैरेज में फेंक दूंगा, और फिर जब कचरा फिर से आ जाएगा तो इसे अगले सप्ताह बाहर निकाल लेंगे, और फिर वे इसे भूल जाते हैं। या वे अपने कचरे को गली में ले जाने के लिए याद करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि गैरेज में थैलियां हैं। इसलिए एडीएचडी, विशेष रूप से गंभीर एडीएचडी के साथ रहने वाले लोगों के लिए कुछ विशेष होता है, जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है। यदि कोई वस्तु सीधे लाइन ऑफ साइट में नहीं है, या कम से कम कहीं है जो उन्हें याद दिलाती है कि वस्तु मौजूद है, तो उनके दिमाग में वह कम से कम अस्थायी रूप से अस्तित्व में नहीं होती। इसलिए उदाहरण उन्हें कार्ट को गली में लाने के लिए याद हो सकता है, क्योंकि उन्हें याद है, लेकिन क्योंकि उन्होंने गैरेज में नहीं देखा, वे भूल जाते हैं कि वहां 2 अतिरिक्त बैग बैठे हैं। अगर यह बस 2-3 बैग के रूप में रहता है तो यह एक बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वे जमा होते जाते हैं, उस व्यक्ति के दिमाग में जो इस डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है, यह धारणा बनती जाती है कि यह एक क्विक फिक्स इश्यू है। मैं बस उन्हें डंप या मैं अपने नियमित कचरे के साथ बांध में फेंक सकता हूं। यह एक क्विक साफ सफाई है, लेकिन वह मॉर्फ हो जाता है। हे भगवान, यह एक विशाल ढेर में बदल गया है। यह बहुत ज्यादा है, मैं इसे बाद में संभालूंगा। और ऐसा होता है जब आप लंबे समय तक ज्यादा से ज्यादा कचरे का निर्माण करते हैं। यह एक क्विक फिक्स से ऐसा अपरिहार्य समस्या बन जाती है जो मैं बाद में संभालूंगा। लेकिन यह इससे एक कदम आगे बढ़ता है कि जिस बड़े ढेर में यह बन जाता है, वह उस व्यक्ति के दिमाग में और ज्यादा जड़ें पकड़ता जाता है कि यह वह जगह है जहां सभी अतिरिक्त सामान जाता है। तो अगर वे अपने घर की सफाई करते हैं, जो इस स्थिति में हुआ, वे पुराने ड्रेसर और खराब गद्दे और वे चीजें जिनकी उन्हें अब आवश्यकता नहीं है से छुटकारा पा लेते हैं। यह बस उस विशाल कचरे के ढेर पर चला जाता है, और हम बाद में इसे संभाल लेंगे। आप यह महीने में एक बार 16 महीने के लिए करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। पूरा गैरेज बस अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए अब कचरे से छुटकारा पाने में सप्ताह में लगभग $15 खर्च होने की बजाय जो हमारे इलाके में कचरा उठाने की लागत है, अब आप
एक 40 यार्ड डंपस्टर प्राप्त करने की ज्यादा कीमत चुका रहे होते हैं, जो $800 हो सकता है। इसलिए न केवल समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि यह अपरिहार्य महसूस होती है, बल्कि आप समस्या से एक बार में छुटकारा पाने के लिए ज्यादा पैसा चुका रहे होते हैं, बजाय इसके कि समय के साथ कामों को पूरा करते रहें। अब आप ऐसी स्थिति में हैं जहां यह कहना पड़ता है, मेरे पास $800 का डंपस्टर लेने के लिए नहीं है, और यह गंदगी इतनी बड़ी है कि मुझे पता नहीं है कि कहां से शुरुआत की जाए। तो मैंने इस सप्ताह एक छुट्टी लेने का फैसला किया, और जेसन ने कहा, अगर आप मुझे डंपस्टर और एक्स्ट्रा कैमरा दिला सकते हैं तो मैं सेटिंग करके इस गैरेज को अंततः अपने बल पर निपटूंगा, और फिर आप इसे एडिट कर सकते हो और नरेट कर सकते हो। उसके मुंह पर थूकने के बाद, क्योंकि तुमने मेरे लिए बोलने की कैसे हिम्मत की, मैंने कहा, यह ठीक है, चलो इसे करते हैं। साथ ही यह देखना अच्छा होगा कि जेसन अपने बल पर कैसे काम करता है, जब मैं उसे बताने के लिए नहीं हूं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। यह महत्वपूर्ण होगा। हम कुछ समय बाद इस पर लौटेंगे। पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि गंभीर ADHD कैसे काम करता है। तो ज्यादा मामलों में इस डिसऑर्डर के साथ ज्यादातर लोग वर्तमान कार्यों के परिणाम नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप वही स्थिति लेते हैं जो गैरेज में हुई और उसे घर में लाते हैं, तो वही बात हो सकती है। वे मेल बॉक्स से मेल प्राप्त करेंगे, अपने रसोई की मेज के पास से गुजरते हुए, और सारे मेल वहीं बिना खोले रसोई की मेज पर रख देंगे। वे या तो भूल जाते हैं कि यह वहां है, या वे इसे बाद में खोलने का निर्णय लेते हैं और फिर इसे भूल जाते हैं। अगले दिन ज्यादा मेल आता है, वही ढेर पर जाता है, और यह बस एक रूटीन बन जाता है कि जब आप मेल जांचते हैं तो मेल वहीं जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस चीज के कारण अगर आप उस मेल को उठाकर 5 फीट दूर ले जाएं, तो अचानक यह उनके दिमाग में बिल्कुल अस्तित्वहीन हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यही बात अन्य चीजों के साथ भी होती है, जैसे बर्तन और कपड़े। ये बस जमा होते रहते हैं, और फिर उन्हें इसे जमा होने देने के परिणाम से निपटना पड़ता है। और फिर अचानक एक दिन वे घर के चारों ओर देखते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मैं इससे कैसे निजात पाऊं? मुझे नहीं पता कि कहां से शुरुआत करूं। ये बहुत ज्यादा है। मैं अपने आप को एक वस्तु उठाने के लिए नहीं बना सकता, क्योंकि यह विशाल है, यह केओटिक है। यह वही है जो आप जेसन को यहां करते हुए देख रहे हैं। वह अपने आप को इस केओस के माध्यम से धकेल रहा है, और वह इस गैरेज की सफाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं एक सेकंड में यहां कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आप खुद कर सकते हैं अगर आपके पास ADHD है। तो जो सबसे दिलचस्प बात मुझे जेसन को यह गंदगी साफ करने की कोशिश करते हुए देखने में हो रही है, वह यह है कि आप देख सकते हैं कि उसका दिमाग 2 अलग-अलग तरीकों से काम कर रहा है। पहला यह है कि जब सब कुछ एक सुव्यवस्थित ढेर में होता है, जिसका मतलब है कूड़ा थैलियों के अंदर होता है, और आपके पास किटी लिटर बकेट्स और कारपेट रोल्स होते हैं जो एक दूसरे पर स्टैक होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आप उन चीजों को पर्सनली उठा सकते हैं और वे ज्यादा जगह नहीं लेते हैं, और आप
बस उन्हें उठाकर डंपस्टर में फेंक देते हैं। एक के बाद एक आप बहुत सारी चीजों को हटाते हैं और आप उन्नति देख सकते हैं। एक बार जब वह उस ढेर के नीचे पहुंचता है, वहां उसके पास मूल कचरे के बैग होते हैं। और क्योंकि यह गैरेज खुला है, दरवाजा सालों पहले टूट गया था। जानवर सब कुछ, बिल्लियों से लेकर पॉसम से लेकर रेकून तक, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, गैरेज में चले गए और फिर बैग को चबा लिया और सारा कचरा खा लिया क्योंकि यह गंदा था। तो उन सारी साफ सुथरी तरीके से व्यवस्थित चीजों के नीचे, और मैं इसे साफ सुथरी तरीके से व्यवस्थित कहकर उदारता दिखा रहा हूं, लेकिन आप समझते हैं मेरा मतलब क्या है। नीचे की गंदगी से ज्यादा व्यवस्थित। जब आप उन सारी चीजों को हटाते हैं तो फिर बस यहां वहां फैले कप और प्लेट्स और रोजमर्रा का कचरा ही दिखता है। यह समाहित नहीं है, यह फैला होता है और यह एक अराजक गड़बड़ हो जाता है। जब तक वह गड़बड़, वे कचरे के टुकड़े एक बड़े ढेर में झाड़ू से इकट्ठे रहती हैं, जेसन उसे एक बड़े ढेर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जब वह फैल जाता है और गैराज के फर्श पर फैल जाता है, वह फिर उन विशिष्ट वस्तुओं को देख सकते हैं और वहां से यह उसे भारी लगता है, क्योंकि अब वह एक ढेर नहीं देख रहा है बल्कि सैकड़ों विशेष वस्तुएं देख रहा है। वहीं पर बहुत से एडीएचडी वाले लोग संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे सब कुछ एक साथ देखकर बंद हो जाते हैं। क्योंकि आप ऐसा कैसे शुरुआत करें? तो बहुत से लोग जो इसे देख रहे हैं और जिन्होंने पहले कभी इसका सामना नहीं किया है, कहते हैं, खैर यह सरल है, आप बस एक फावड़ा लीजिए और इसे कचरे के डिब्बे में डालकर बूम, हो गया। किसी गंभीर एडीएचडी वाले व्यक्ति के मन में वे उस ढेर को देखेंगे, झुकेंगे, कुछ चीजें पकड़ेंगे और एक समय पर आप असल में उसे ऐसा करते हुए देख सकते हैं। मुझे कुछ और पकड़ने की जगह नहीं है, इसलिए वह देखता है, डंपस्टर देखता है और फिर उसका दिमाग उसे वहां ले जाता है। यह गिलहरी जैसा है, यह उछलकूद वाली है, यह एक चीज से दूसरी चीज की ओर बढ़ता है। अब अंततः वह एक फावड़ा लेता है और उसे कचरे के डिब्बों में भरता है, लेकिन असल में उसे बर्फ का फावड़ा चाहिए था जो उसके पास नहीं था, और वह बस एक सामान्य रोजमर्रा के गार्डनिंग फावड़ा का उपयोग कर रहा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिमाग को काम करते देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वह चारों ओर देखता है, कुछ उठाने और फेंकने की आवश्यकता को देखता है। वह एक वस्तु या दो वस्तुएं पकड़ता है और फिर उन्हें इंडिविजुअली डंपस्टर ले जाता है, बजाय इसके कि एक पूरा ढेर उठाकर सब कुछ एक साथ ले जाए। अब इसी कारण से उसे 2 दिनों के दौरान 6.5 घंटे लगे इसे साफ करने में, जबकि मेरे लिए यह 1.5 से 2 घंटे के बीच का समय ले सकता था, क्योंकि मैं चीजों को बल्क के रूप में देखता हूं, ना कि विशेष वस्तुओं के रूप में। मैं नीचे नहीं देखता और एक कागज की प्लेट और एक दूध की बोतल नहीं देखता और उन्हें पकड़कर डंपस्टर की ओर ले जाता हूं। मैं एक फावड़ा या एक बड़ा कचरे का हैंडल पकड़ता हूं और मैं उन्हें वस्तुओं के बल्क के रूप में देखता हूं। इसलिए मैं ढेर के ढेर उठाकर उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक रहा हूं और फिर उसे डंपस्टर तक ले जा रहा हूं। अब फिर से वह ऐसा करता है। वह अंत में कचरे के डिब्बे को डंपस्टर तक ले जाने वाली विधि का अनुसरण करता है, लेकिन जब वह फावड़ा नहीं है, तब वस्तुओं को उठाते समय देखिए, वह एक बार में कुछ वस्तुएं उठा रहा होता है, उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंकता है और फिर उन्हें वहां ले जाता है। उसके सफाई करने के तरीके और मेरे सफाई करने के तरीके के बीच एक निश्चित अंतर है, क्योंकि वह चीजों को अलग तरह से देखता है।
अब एक चीज है जिसे मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूं। मैंने 3 घंटे से ज्यादा का फुटेज काट दिया। बेसिकली जेसन को बस वहां गैराज में खड़े होकर चारों ओर देख रहा होता है कि वह यह नहीं कर सकता। मैं इसे दिखाने पर विचार कर रहा था, लेकिन एक तो यह उबाऊ है, यह वीडियो को धीमा करता है, और दूसरा इसे बताना उतना ही आसान है जितना इसे दिखाना। लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है इसे जानना, क्योंकि यदि आपके पास ADHD है और यह आपके घर में या गैराज में हो रहा है, तो आप उन पलों का सामना करने जा रहे हैं। जेसन अचानक से एक सुपर हीरो जितना शक्तिशाली नहीं हो गया जो बस अपने गैराज को एक ही बार में निपटा देता। यह ऐसा मामला था कि वह बहुत सारी चीजों को डंपस्टर तक ले जाता, फिर लौटता और चारों ओर देखता और कहता, मेरे भगवान। दूसरी चीज जो मुझे असल में दिलचस्प लगी वह यह थी कि समय के साथ वह उस कचरे से इतने परेशान हो गए और उसे लेकर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने फैला हुआ कचरा संभालना बंद कर दिया। इसलिए वह उसे ढेर में झाड़ू से इकट्ठा कर देता, और इससे 2 उद्देश्य सिद्ध थे। पहला यह कि इससे इसे फावड़ा लगाने में थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन दूसरा यह कि यह सैकड़ों विशेष कचरे के टुकड़ों को फिर से एक अकेले बड़े ढेर में बदल देता। इससे उसे विजुअली उस समस्या से निपटना और उसे संभालना आसान हो गया। लेकिन वह उस कचरे से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए आप उसे समय के साथ देखते हैं कि वह पहले बड़े सामान को हटाने के लिए कार्य करता है। वह फैले कचरे के बीच से होकर बड़े टुकड़ों को निकालता है, और फिर वह धीरे धीरे समय के साथ उस फैले कचरे को वापस एक ढेर में जोड़ देता है। और वह ऐसा तब तक करता है जब तक कि यह सफाई पूरी नहीं हो जाती। ऐसा है जैसे वह सबसे बुरे हिस्सों को टाल रहा है, क्योंकि यह ऐसा है, भगवान, मैं इससे निपटना नहीं चाहता। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक के दृष्टिकोण से, यदि मैं यह कर रहा होता तो फैला हुआ कचरा उन पहले चीजों में से एक होता जिसे मैं उठाता अगर मैं वहां पहुंचकर। निश्चित रूप से शुरुआत में वहां मौजूद चीजों को उठाने के बाद मैं उन सभी ढीले कचरे को उठा लेता, क्योंकि मेरे लिए वह केओस है, वह एक बाधा है। और यदि मैं उस बाधा को मार्ग से हटा दूं, तो यह मेरे लिए मानसिक रूप से इस बाकी के काम को सहने योग्य बनाता है। मुझे लगता है कि ADHD के कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक ये है कि वहां 2 वर्क मोड होते हैं जिनमें लोग आते हैं। एक में 2 वर्क मोड। पहला इस तरह के तैरने वाले, उछलने वाले, गिलहरी की तरह के कार्य मोड के रूप में, जिसमें वे कुछ चीजें उठाते हैं, फिर उन्हें कुछ और नजर आता है, सो वे यहाँ पर कुछ चीजें उठाते हैं, और फिर वहां यह असल में धीमी, उछाल भरी गति होती है, और फिर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि वे खुद को प्रेरित करने के लिए एक स्वरूप में नहीं ला सकते कि असल में वे अपनी गति प्राप्त कर सकें, और वे निराश हो जाते हैं कि कैसे सब कुछ धीमी गति से चल रहा है, और वे ऐसे होते हैं, यार, अगर यह मुझे केवल इस छोटे से हिस्से को साफ करने में 1 घंटा लग गया तो पूरा साफ करने में 12 घंटे लगेंगे। और फिर वे ओवरवेल्म और निराश हो जाते हैं
और वे या तो बस हार मान लेते हैं या वे दिन भर व्यस्त रहते हैं, या दूसरा है हाइपर फोकस। और मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा ज्यादा बुरा है। हाइपर फोकस तब होता है जब वे इतना अंदर घुस जाते हैं और वे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तेजी से काम करते हैं और इतनी टनल विजन में फंस जाते हैं कि वे जो क्षेत्र साफ कर रहे होते हैं फोकस करते हैं, और इसलिए आपको वही ओवरवेल्म महसूस होता है, बस एक अलग तरह से। शायद वे खुद को थका देते हैं, या शायद यह है कि वे लंबे समय तक दूर नहीं रहते और नहीं देखते कि उन्होंने असल में कितनी प्रगति की है। क्योंकि जब आप उस स्तर पर हाइपर फोकस्ड होते हैं तो आप उस सामान को नहीं देख रहे होते जिसे आपने पहले ही साफ कर लिया है, यह कहने के लिए, ओ मेरे भगवान, यहां अभी इतनी ज्यादा जगह है। इसके बजाय जो आप कर रहे हैं वह वही है कि आप उस गड़बड़ी पर हाइपर फोकस कर रहे होते हैं और यह सब आप देख सकते हैं, इसलिए फिर से आपको वही महसूस होता है। मैंने इस पर 1 या 2 घंटे काम किया है और मेरे पास अभी भी यह विशाल गड़बड़ है कचरे की। जबकि अगर आप एक ब्रेक लेते, एक सांस लेते, वहां से थोड़ी दूर होते, जब आप वापस आकर फिर से उस कमरे को देखते, आपको उस जगह की ज्यादा दिखने की संभावना होती। तो वापस उस विषय पर लौटते हैं जिसका मैंने इस वीडियो में पहले जिक्र किया था, जब मैंने बताया कि अगर मैं जेसन को बहुत विशिष्ट निर्देश देता हूं, क्या करना है, कैसे करना है, तो वह असल में अच्छी तरह से काम करता है। बड़ी बात यह है कि मैं आमतौर पर केवल उसे 2 उपाय बता सकता हूं। इसके परे कुछ भी, उसे इसे नोटपैड पर लिखना होता है या उसे याद दिलाया जाना होता है क्या करना है। यह ADHD के साथ असल में सामान्य है। अगर मैं वहां होता जब वह यह कर रहा होता तो मैं उसे बता सकता था, चलो कुछ ठेकेदार बैग निकालते हैं और एक बर्फ का फावड़ा लेकर मुख्य कचरे को पहले फावड़ा करते हैं और फिर हम कुछ बड़े सामान की ओर बढ़ते हैं। और हम बहुत ज्यादा आसानी से काम कर सकते थे क्योंकि वह निर्देशों पर ज्यादा अच्छे से काम करता है। इसके साथ ही एक हालिया अध्ययन पाया गया कि अगर आप ADHD वाले किसी व्यक्ति को एक काम के वातावरण में रखते हैं जो सुपर तेजी से और कैओटिक होता है, तो वे उन परिस्थितियों में असल में बेहतर कार्य करते हैं। इसका कारण यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उन्हें अपने उपकरणों और अपनी स्केड्यूल के हवाले छोड़ दिया जाए तो लोग खुद को एक कैओटिक स्थिति में नहीं रखते। वे अपने अपने गति पर कार्य करते हैं और वे जितना हो सके आरामदायक रहने की कोशिश करते हैं। जब एक बाहरी स्रोत गति को निर्धारित करता है और इसे कैओटिक बनाता है, तो ADHD वाले लोग बेहतर कार्य करने का प्रवृत्ति रखते हैं। और आप इसे मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं जहां जेसन और मैं एक असल में अव्यवस्थित घर पर एक साथ काम कर रहे हैं। लोग हर समय टिप्पणी करेंगे कि जेसन और मैं एक साथ एक अच्छे वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। हम एक साथ असल में अच्छी तरह काम करते हैं और इसका कारण यह है कि वह एक अव्यवस्थित वातावरण में होता है जो किसी और द्वारा निर्धारित निर्देशों से नियंत्रित होता है। अगर मैं जेसन को अकेले उस घर में फेंक दूं, तो उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट कर जाएगा और उसे नहीं पता होगा
अब तक मैंने ADHD के बारे में बात की है कि यह इसके प्रकार में कैसे बदल जाता है। दो बातें हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। ADHD में आखिरी D डिसऑर्डर के लिए है। यह किसी की सिर्फ आलस का मामला नहीं है। यह एक असल मानसिक डिसऑर्डर है जिसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन यह भी याद रखें कि इसके H का मतलब हाइपर एक्टिविटी है। और कभी कभी जिन लोगों को ADHD होता है वे इस बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हैं और इसे साफ करने तक पूरी तरह से हाइपर फोकस कर जाते हैं और पागल हो जाते हैं। इसलिए आपको चीजों को जाने देने और उन्हें जाने देने का यह अजीब चक्र मिलता है और यह बढ़ता रहता है और पागल हो जाता है और नियंत्रण से बाहर हो जाता है। फिर एक दिन उन्हें एक प्रकार की मानसिक प्रगति होती है और वे इतनी तेजी से सब कुछ ठीक करते हैं कि वे खुद को थका देते हैं। लेकिन उनके काम के बाद उनका घर शानदार दिखता है। समस्या इन चरम सीमाओं में निहित है। लंबे समय तक चीजों को बिगड़ने देना और फिर थोड़ी अवधि के लिए वे किसी स्थान पर पागल हो जाते हैं और उसे पूरी तरह से अच्छा बना देते हैं। तो जब लोगों को ADHD वाले लोग सलाह मिलती है जैसे ठीक है आप जैसे जैसे जाते हैं वैसे ही साफ कर लेते हैं और फिर इसे संभालना आसान होता है, यह उन्हें अक्सर क्रोधित कर देता है। क्योंकि जब भी आप सिर्फ शब्द का उपयोग करते हैं वह आमतौर पर किसी ऐसी चीज के साथ होता है जिसका चर्चा किए गए व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता। यह एक ज्यादा जटिल समस्या का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। उदाहरण, मैंने कई साल पहले एक घर पर काम किया था जहां मैं एक लकड़ी की फर्श को साफ कर रहा था और आज भी लोग कहते हैं आप इसे क्यों नहीं फिर से रेतते हैं? और यह ऐसा है। ठीक है, फर्श को केवल रेतना और फिर से रेतना संभव नहीं है। आप एक जटिल, महंगे, समय लेने वाले, श्रम गहन परियोजना की बात कर रहे हैं और वही चीज ADHD वाले लोगों के साथ भी होती है। यह उनका सिर्फ चलते चलते साफ करने का मामला नहीं है, अन्यथा उनके पास शुरू में ही डिसऑर्डर नहीं होता। वे सिर्फ न्यूरोटिपिकल होते। यह ऐसा है जैसे किसी डिसलेक्सिया वाले व्यक्ति से कहना ठीक है आपको बस धीमा होना चाहिए और सावधानी से पढ़ना चाहिए। यह उनके डिसलेक्सिया के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करता। उनके पास अभी भी डिसलेक्सिया है, वे अभी भी इसे संभालने के लिए सीख रहे हैं। आप उतना ही उन्हें कह सकते हैं क्या आपने डिसलेक्सिक नहीं होने की कोशिश की है? तो मैंने जिस तरह से ADHD के लक्षण के रूप में उत्पन्न अव्यवस्था से निपटने के लिए पाया है वह है या तो 1 जाकर इसे खुद करना और एक व्यक्ति के साथ काम करना, या 2 इसे एक कार्य में बदलना जहां मैं असल में इसे साफ करने की मांग नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं एक सेट निर्देश दे रहा हूं और कह रहा हूं ठीक है अभी हम सभी कचरे से गुजरेंगे और उसे हटा देंगे, फिर हम बर्तन करेंगे और उन्हें रख देंगे। अब हम आपके एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों से गुजरेंगे और उन्हें निकाल देंगे और रीऑर्गेनाइज करेंगे। और सिर्फ एक बार में एक कदम, 2 से ज्यादा काम एक बार में नहीं। या अगर यह ऐसा मामला है और यह जेसन अपने अव्यवस्था का ख्याल रख रहा है तो यहां मैं जो सुझाव दूंगा वह है कि प्रत्येक कचरे के ढेर को व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में न देखें बल्कि फर्श पर माप को देखें। तो जो सुझाव दूंगा वह है कि डेरा की 5 फीट की लकड़ी के फर्श का दृश्य बनाएं और आप केवल उसे साफ कर रहे हैं। और जब आप उस 5 फीट के 5 फीट भाग के साथ समाप्त हो जाते हैं तब आप एक ब्रेक लें और दूर चले जाएं। यह कुछ ऐसा है जैसे मैं पेंसिल से लिखूंगा मूस मूर्ख जीव हैं जो जकड़ने के लायक हैं, और फिर मैं फैसले में लिखी गई पंक्ति को मिटाने का निर्णय लेता। मैं शब्द मूस में एक रैंडम O को नहीं चुनता और उसे मिटाता और फिर मूर्ख में T को मिटाने के लिए चुनता। मैं बाईं से दाएं या ऊपर से नीचे प्रत्येक इंडिविजुअल शब्द को मिटा दूंगा। लेकिन यह उसी तरह से है जैसा गंभीर ADHD दिमाग कार्य करता है। वे उस वाक्य को देखते हैं और एक O देखते हैं और उसे मिटा देते हैं, और फिर वे नजर डालते हैं और T को देखते हैं और उसे मिटा देते हैं, और यह अनियमित हो जाता है जब तक कि शब्द समाप्त नहीं हो जाता। मेरा मतलब है कुछ लोग 5 फीट के 5 फीट के फर्श के सेक्शन को भी विजुअलाइज नहीं कर सकते क्योंकि कचरा इतना भटकता होता है कि वे खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं ऑटिस्टिक हूं और जब भी मैं यह सब साफ कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि चलने की जगह हो। तो इसलिए मैं कचरे के साथ शुरू करूंगा और कचरा मेरे दिमाग को अव्यवस्थित करने का एहसास कर रहा होगा और मैं अपने मस्तिष्क को अव्यवस्थित रहित बनाना चाहता हूं। तो इस मामले में मैं सबसे जल्दी संभव लूज कचरे को उठाऊंगा।
अब यहाँ विडंबना यह है कि और यहाँ मैं इंसान हूँ। मैं अपने चैनल पर हर वीडियो में लगातार सहानुभूति का प्रचार करता रहा हूँ। मैं इसे इस वीडियो में भी कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पिता के रूप में और एक पुरुष के रूप में और जेसन के एम्प्लॉयर के रूप में मेरी पहली प्रतिक्रिया उतनी ही ह्यूमन थी जितनी किसी और की। मैंने उस स्थिति को देखा और सबसे पहली बात जो मैंने सोची वह थी, अपनी जगह से उठो और इस गैराज को साफ करो। मैं तुम्हें डंपस्टर दूंगा, मैं तुम्हें कैमरा उपयोग करने दूंगा, लेकिन तुम इस गैराज की सफाई कर रहे हो क्योंकि यह बेतुका है। बीच में जब मैं फुटेज को वापस देख रहा था और देख रहा था कि वह चीजों को कैसे उठा रहा है, असल में मैंने अपनी एडिटर को बीच में रोका और उसे कॉल किया और कहा, अरे यह अजीब लग सकता है, लेकिन क्या तुम्हें कभी ADHD के लिए टेस्ट किया गया है? और उसने कहा, असल में हाँ, लगभग 2 साल पहले। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं गंभीर रूप से ADHD हूं। और फिर अचानक सब कुछ समझ में आ गया। तो मैं इस पर नकारात्मकता के साथ नहीं आ सकता, जिसे आपको किसी भी स्थिति के साथ नकारात्मकता के साथ नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे खुद को सहानुभूति करने की याद दिलानी पड़ी, क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं था जो उसने दुर्भावना या आलसीपन के कारण किया। यह एक डिसऑर्डर का लक्षण है जिसे शायद ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मुकाबला किया जा सकता है। तो अब जब मुझे यह पता चल गया है, जेसन के साथ काम करना बहुत बहुत आसान हो गया है, क्योंकि मैं उसकी सीमाओं के साथ काम कर सकता हूं और मैं उन्हें एक सुपर पावर के रूप में उपयोग कर सकता हूं। मैं उसकी हाइपर फिक्सेशन का उपयोग कर सकता हूं ऐसे तरीकों से जो उसे ज्यादा कुशल बना देगा। मैं जानता हूं कि उसे 6 कार्यों की सूची नहीं दूं जब तक वह अपने फोन पर एक नोटपैड नहीं खोलता और उन्हें लिस्ट आउट नहीं करता। और ऐसा करते समय मैं उसे सिखा सकता हूं कि जब मैं आसपास नहीं हूं तो वह अपने जीवन में खुद के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। और जितनी ज्यादा आदतें वह अपनाता जाता है, यह उतना ही आसान होता जाएगा। तो अगर उसके यार्ड में कोई मूस उसके फूल खा रहा हो तो वह खुद को रोक सकता है और कह सकता है, ठीक है, मैं उस मूस को दूर भगाने जा रहा हूं, इससे पहले कि यह समस्या बन जाए। जैसे इससे पहले कि वह अपने दोस्तों को आमंत्रित करे और इससे पहले कि आपको पता चले कि आपके पूरे यार्ड में मूस ही मूस हैं जो आपके घर के साइडिंग, आपके पेड़ों और आपकी कारों के टायरों को खा रहे हैं। और अब आपको उन्हें सभी को इंडिविजुअली पकड़ DDH कर जब्त दीजना होगा और इसे करने में घंटे लगते हैं। लेकिन जैसे कुछ भी हो, अपने घर को साफ करना और चीजों को बनाए रखना और चीजों को ठीक करना एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, चाहे आपके पास कोई विकार हो। इसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास और दोहराव की आवश्यकता होती है। जबकि हम जेसन को यह सब करते हुए देख रहे हैं, मुझे आपको मेरी मेंबरशिप्स के बारे में बताने दें। मेरे पास मेंबरशिप्स के 3 स्तर हैं। सबसे निचला स्तर आपको डिस्कॉर्ड तक पहुंच प्राप्त कराता है। मध्य स्तर आपको डिस्कॉर्ड तक पहुंच और हर बुधवार अतिरिक्त वीडियो प्राप्त कराता है, सामान्यतः एक लाइव स्ट्रीम के रूप में, लेकिन कभी कभी वे जैसे पूरे वीडियो होते हैं। शीर्ष स्तर उन लोगों के लिए है जो चैनल को एक उच्च तरीके से, ज्यादा वित्तीय तरीके से समर्थन करना चाहते हैं। मैं मेंबरशिप्स का उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि आप कभी भी पूरी तरह से YouTube के विज्ञापन रेवेन्यू पर अपनी जीविका के लिए भरोसा नहीं कर सकते। आपको कभी पता नहीं होता कि अचानक एडवर्टाइजर्स गायब हो जाएंगे या एक दिन YouTube सिर्फ ज्यादा पैसा लेने का फैसला कर लेगा जितना उन्होंने मूल रूप से पेश किया था। तो
सदस्यताएं सदस्यों के लिए एक चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का शानदार तरीका है। इसके बदले के रूप में मैं सुनिश्चित करता हूं कि मेरे सदस्य जो वह भुगतान कर रहे हैं वह उन्हें मिलता है। तो मैं हर रात डिस्कॉर्ड पर हूं और असल में लगभग हर रात मैं वेबकैम पर लाइव रहता हूं। मैं सिर्फ वेबकैम चालू करता हूं और लोगों से बात करता हूं। यह वह स्थान है जहां हम असल में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं लाइव स्ट्रीम पर आपसे बात करूं। और यह बहुत मजेदार है। मैंने वहां से बहुत अच्छी दोस्तियां की हैं। हम हंसते और मजाक करते हैं और मजाक करते हैं और यह बस हैंग आउट करने के लिए एक शानदार जगह है। यदि आप पहले से ही सदस्य हैं और डिस्कॉर्ड से कनेक्ट होने में समस्याएं आ रही हैं, तो पहले सुनिश्चित करें कि आप समस्या को गूगल कर रहे हैं और एक YouTube वीडियो निकाल रहे हैं। मुझे कुछ लोगों से यह सुनने को मिला है कि किन्हीं कारणों से उन्हें बताया जाता है कि एक्सेस उपलब्ध नहीं है या कुछ और। ऐसी स्थिति में वे बस अपने YouTube चैनल को डिस्कॉर्ड से डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर से कनेक्ट करते हैं, डिस्कॉर्ड को रिकनेक्ट करते हैं और यह दिखने लगता है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। मैंने डिस्कॉर्ड का आविष्कार नहीं किया, मुझे खुद इसे खोज कर देखना पड़ा। लेकिन एक बार आप वहां होते हैं तो यह असल में एक शानदार जगह होती है चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि हमारे बीच संवाद होते हैं और यह असल में मजेदार होता है और यह हमेशा मजेदार रहता है। यह परिवार के साथ समय बिताने की तरह लगता है, जैसा कि हमेशा होता है। अगर आप सदस्यता का खर्च नहीं उठा सकते तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया ऐसे पैसे खर्च न करें जो आपके पास नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसे पैसे खर्च करें जिन्हें वे खो नहीं सकते। जीवन में एक विचित्र लंबा सफाई करने वाले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। पिछली बार जब मैंने देखा था, हमारे पास 11,000 सब्सक्राइबर्स थे, जो कि पूरी तरह से असामान्य है। लेकिन अगर चैनल इसी दर से बढ़ता रहा तो हमें इस साल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, संभवतः इस गर्मी तक। हमारे पास कुछ नए घर हैं जो जल्द ही सफाई के लिए आ रहे हैं। और चिंता न करें, मेरा घर हो चुका है। मैंने अपने घर पर बहुत सारे वीडियो किए क्योंकि सीधी बात यह है कि मुझे करने की आवश्यकता थी, लेकिन मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे करने की जरूरत थी। वे मेरे फर्श सोमवार 31 मार्च से शुरू कर रहे हैं और इसे पूरा करने में 4 दिन लगने वाले हैं। मैं इसे फिल्म नहीं कर सकता क्योंकि यह एक ठेकेदार है जो उन्हें लगा रहा है और वे कैमरे पर आना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं डिस्कॉर्ड पर शायद कम्युनिटी सेक्शन में कुछ तस्वीरें डालूंगा ताकि आप मेरे घर को उसकी पूर्ण रूप में देख सकें। मैं शायद एक YouTube शॉर्ट भी करूंगा जिसमें अपने घर की पूरी यात्रा करूंगा। यह कैसा था से क्या है, यह पूरी तरह से अलग घर है अब, तो इसे सह लो। वैसे भी अगर आपके पास ADHD है और आपके पास कुछ विधियां हैं जो आपको साफ सफाई में मदद करती हैं और आप वस्तुओं के अधिभार का सामना करते हैं, तो कृपया लोगों को कमेंट्स में बताएं, क्योंकि इस चैनल को देखने वाले कई लोग हैं जो इस समस्या का दैनिक रूप से सामना करते हैं। यह सब कहा गया है सदस्यों। मैं आपको इस बुधवार को देखूंगा, बाकी सभी को मैं अगले सप्ताह के अंत में देखूंगा। बाद में मिलेंगे।